कटारिया साहब, राजस्थान से असम और असम से पंजाब, कैसे रहा ये सफ़र? जो डेली क्राइम रिपोर्ट और बाकी जो देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ एक गहरी समस्या में से नशा भी एक बड़ी गहरी समस्या, चुनौती पंजाब के लिए बन रही है। पंजाब के बॉर्डर एरिया को अगर कोई स्पेशल स्टेट से मिले तो शायद वहाँ पे इंडस्ट्री ग्रो अप कर सकती है। जहाँ अमन चैन और शांति नहीं होती। पिछले 2 साल, 2.5 साल, 3 साल से जो किसान आंदोलन जिस रूप में खड़ा हुआ, तो हर इंडस्ट्रियलिस्ट से डरने लगा है। पंजाब हरियाणा का बॉर्डर फरवरी महीने से बंद चला आ रहा है, पूरा साल हो चुका है। ये जो रास्ते हैं ना, ये तो अंतिम हथियार है। विषय तो सब समझते हैं कि कुछ आंदोलन करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ पक्ष में, कुछ विपक्ष में, दोनों अपने अपनी जिद पर ही हैं। ये बिना मार्च किए अपनी बात को पूरी नहीं मानते। सड़क पर बैठ कर के दबाव में लेकर के बातचीत के आधार पर अगर चलेंगे तो फिर ये कभी प्रशासन और डिसिप्लिन नहीं होगा। पंजाब की हमेशा ना केंद्र से थोड़ी नाराजगी चलती रहती है, बोलते हैं कि केंद्र वाले फंड नहीं दे रहे। अब केंद्र ने थोड़ा सा टाइट जरूर किया है। जब तक आपका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, जब तक आप उस पर अपना शेयर नहीं लगाओगे, तब तक वहाँ से पैसे जारी नहीं होंगे। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जल्दी भेजते हैं, वो सबको मिलता है। पंजाब फाइलें पास करके भेज देते हैं विधानसभा से, लेकिन गवर्नर साहब के पास पड़ी रहती हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास कोई फाइल पेंडिंग नहीं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं रोहित बंसल और आज बात करेंगे पंजाब के गवर्नर और यूटी के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया जी से। कटारिया साहब, स्वागत है जी मीडिया पर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। कटारिया साहब, राजस्थान से असम और असम से पंजाब, कैसे रहा ये सफ़र? और पिछले तकरीबन 4-5 महीने से आप पूरे पंजाब के गवर्नर के तौर पे काम कर रहे हो, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा? पंजाब का तजर्बा कैसा रहा? तो क्या है कि मैं एक कार्यकर्ता हूँ और राजनीति में 77 से एमएलए और एमपी और विभिन्न पदों पर काम किया है। और गवर्नर का पद उस पहले के काम से अलग और भिन्न तरह का है। तो यहाँ क्या है कि नाम बड़ा, सम्मान बहुत, लेकिन कॉमन पब्लिक से जितना जुड़ाव पहले था उतना नहीं है। लेकिन मैंने आसाम में भी कोशिश की कि जनता के रूबरू होने का ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अवसर मिले। और मैं जुलाई 31 से यहाँ हूँ। 4-5 महीने में मुझे ऐसा लगा कि मैं आसाम से ज़्यादा यहाँ पब्लिक को सुनने में सफल हुआ और पब्लिक के बीच में जाने को भी मुझे यहाँ ज़्यादा अवसर मिले। सर, आमतौर पे गवर्नर को जब देखते थे ना तो गवर्नर हाउस में देखते थे, लेकिन आपको हमने देखा सड़कों पर, आप तो दौड़ रहे हो, सड़कों पर आपने यात्रा शुरू कर दी नशे के खिलाफ। इस चीज़ का कैसे सौभाग्य प्राप्त हुआ? देखो क्या है कि मैं जब से राजनीति में हूँ, इन पिछले 20 वर्षों में मेरा ऐसा अनुभव है कि लगभग सभी राज्यों में आज का जो युवा वर्ग है उसमें नशे की प्रवृत्ति बढ़ी है। और वो उसके कारण से कई प्रकार की चुनौतियाँ हर राज्यों में, बच्चे के परिवार में भी, बच्चे को स्वयं को भी अनुभव हो रहा है। लेकिन यहाँ मैं जब से आया हूँ तब से मैं यहाँ जो डेली क्राइम रिपोर्ट और बाकी जो देखता हूँ उससे मुझे लगता है कि यहाँ बाकी स्थानों से भी चुनौती थोड़ी ज़्यादा गहरी लगती है। और विशेष करके जब मैं बॉर्डर के 5 डिस्ट्रिक्ट में गया 6 में से, क्योंकि एक में चुनाव था, तो वहाँ माताओं बहनों के द्वारा भी जो विलेज कमेटी की मैंने मीटिंगें ली, तो उसमें एक विषय उनको बड़ा दर्दफूल लगा कि हमें किसी तरह से इस नशे से और ये जो ड्रोन से आपका जो पाकिस्तान जिस प्रकार से भेज रहा है, उससे हमारे बच्चों का जीवन बिगड़ रहा है। जी जी, इस पर आप कुछ न कुछ कार्रवाई आपको करना चाहिए। तो सामान्यतः मैंने यहाँ विभिन्न विश्वविद्यालय, बाकी जगह जब भी कार्यक्रम किया तो मुझे ये समस्या यहाँ एक गंभीर स्थिति में दिखी थी। और इसके कारण से मेरा स्वाभाविक मन था कि मैं एक जनता के द्वारा यहाँ तक भेजा गया व्यक्ति हूँ, मुझे इसमें कुछ न कुछ काम करना चाहिए। योग से खुशवंत सिंह जी मेरे यहाँ किसी निमंत्रण देने के लिए आ गए थे कि मैं पद यात्रा करता हूँ, पिछले साल भी की, इस साल भी करूँगा, कि नशा मुक्त पंजाब कैसे बने। तो मैंने कहा यार, अगर आपकी यात्रा है तो मैं भी आ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो उनकी जो 5 दिन की यात्रा थी 7 से 11, मैंने कहा 10 और 11 को मेरे को भी टाइम एडजस्ट हो रहा है, मैं आपकी यात्रा के समापन के समय आऊँगा। और मेरा सौभाग्य था कि फौजा सिंह के घर से उस दिन मुझे उस यात्रा को रवाना करना था। तो वो 113 साल के व्यक्ति को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य लगा
कि यार ये कैसा व्यक्ति है जिसने 100 साल की उम्र में दुनिया में सबसे बड़ा धावक का एक खिताब जीता है और आज भी इसी तरह से स्वस्थ है, सुनता है, बात करता है, सब कुछ करता है। और फिर इसके घर से आज मुझे इस यात्रा में शरीक होना पड़ा। तो मैंने कोशिश की थी, पहले दिन 8-9 किलोमीटर की थी, मैं 6-6.5 किलोमीटर ही चल पाया, उसके बाद थोड़ी सी थकान लगी थी तो 2 किलोमीटर नहीं। लेकिन दूसरे दिन सवेरे मैं अपने आप को फिर तैयार करके चला तो पूरा शुरू से लेकर अंत तक लगभग 7 किलोमीटर तक मैं उस यात्रा में चला था। तो पब्लिक भी जुड़ी, कार्यकर्ता जुड़े, लोग कॉलेज स्कूल के विद्यार्थी जुड़े, पंचायतों के जो गांव बीच में आए तो उनके गांवों के सरपंच हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। तो एक तरह से वो सब लोगों ने, माताएं बहनें भी, बच्चियाँ भी, कॉलेज भी, तो एक तरह से मुझे लगा कि वास्तव में एक जन जागरण का सबसे मजबूत साधन अगर कोई है तो वो पैदल यात्रा है, जिस पैदल यात्रा को करने से मुझे वो संतोष मिला। सर, जिस तरीके से आपने अपनी यात्राओं को लेकर बताया, लेकिन इसका नेक्स्ट प्लान क्या रहने वाला है कि पंजाब के अंदर ड्रग की समस्या को पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सके? आने वाले समय में इसी यात्रा को लेकर और प्लान क्या रहेगा? मेरी ये मान्यता है कि कानून कभी भी सारी चीज़ों को लागू कर देगा, या कभी संभव होता नहीं है जी। कानून अपनी जगह काम करेगा, लेकिन जन जागरण से भी हम इस अभियान को सफल करने में काफ़ी सीमा तक सक्षम हो सकते हैं। मैंने अभी 4 तारीख को ही यहाँ के जितने भी धर्म गुरु उनको मेरे राजभवन में बुलाया है, उनके साथ बैठ करके आगे का प्लानिंग जो है वो तय करूँगा। 11 तारीख को मैंने यहाँ के जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं प्राइवेट, उनके प्रमुख लोगों को, 60-70 लोग होंगे, उनके साथ चर्चा करके इस अभियान में हम न्यू जनरेशन जो स्कूल में और कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, उसको कैसे जोड़ करके इस अभियान को आगे बढ़ाएं। तो इन दोनों दिनों में जो कुछ भी चर्चा होकर के निकलेगी, उससे आगे के कार्यक्रम के स्टेप तय करेंगे और निश्चित रूप से एक तरह से इसको जन आंदोलन बनाने का प्रयास करेंगे। सफलता कितना मिलेगी ये तो ईश्वर का जान रहे, लेकिन हम अपनी तरफ से सब प्रकार का एफर्ट करेंगे। पता चला है कि गवर्नर साहब एक बार फिर से एक नई यात्रा पे निकलने वाले हैं। सोचा हूँ उस दोनों मीटिंग के बाद सोचेंगे कि 70-80 किलोमीटर लगातार 8-10 दिन तक लगातार जनता को ही साथ लेकर के रास्ता पार करेंगे, ताकि एक तरह से गांव के महिलाओं को सबको जोड़ करके अभियान बना सकें। और पूरा दिन जो आप चलना है और रात को रहने का कार्यक्रम भी गांव में वो होगा? उसी जगह करेंगे जहां हमारी स्टॉप होगा, चाहे वो छोटा गांव होगा चाहे बड़ा होगा, वहीं रुकेंगे। सर, खासतौर पे जिस तरीके से आपने कहा कि डेली रिपोर्ट आपके पास आती है, अगर पिछले 5 महीने पे मैं नज़र डालूं तो डेली रिपोर्ट के हिसाब से क्या पंजाब में नशे पहले से बढ़े हैं या कम हुए हैं? देखो, ऐसा एकदम नाप तोल तो नहीं कर सकता हूँ जी जी। पर मुझे ये रिपोर्ट देखने के बाद ये ज़रूर अनुभव हुआ है कि मैं राजस्थान में लंबे समय तक राजनीति में रहा हूँ, आसाम में लगभग 1.5 साल रहा हूँ। वहाँ इतनी चुनौतीपूर्ण रोज़ न्यूज़ नहीं आती थी जितनी यहाँ चुनौतीपूर्ण न्यूज़ जो है मुझे इन कटिंग्स के माध्यम से और हमारी जो पुलिस की और बाकी जो रिपोर्ट आती है उसके माध्यम से लगता था कि यहाँ एक गहरी समस्या में से नशा भी एक बड़ी गहरी समस्या, चुनौती पंजाब के लिए बन रही है। नशे से बहुत सी समस्याएं पैदा हो रही हैं, जैसे पिछले दिनों में घटनाएं सामने आई कि पुलिस स्टेशन पर लगातार अटैक हो रहे हैं। तो ऐसे में एक गवर्नर के तौर पे आप कैसे देखते हो पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को कि पुलिस ही सुरक्षित नज़र नहीं आ रही है? देखो, मैं सोचता हूँ कि यहाँ क्या है कि ये जो हमारा जो 6 जिलों का बॉर्डर है 533 किलोमीटर का, पाकिस्तान सीधी लड़ाई में तो उसने अनुभव किया कि मैं भारत के साथ कुछ कर नहीं सकता हूँ, तो ये इस तरीके के आधार पर पंजाब को भी और बॉर्डर को भी डिस्टर्ब करने का प्रयास लगातार कर रहा है। ड्रोन के माध्यम से भी कर रहा है, कुछ लोगों को भड़का करके भी कर रहा है। तो उसके कारण से निश्चित रूप से यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चुनौतीपूर्ण दिखी, विशेष करके बॉर्डर पर। तो मैं सोचता हूँ कि जैसे आपने कहा कि पुलिस स्टेशन पर भी हमले हुए हैं, हमारे यहाँ भी 2 बार बम फेंके गए हैं, तो ये इस बात का संकेत तो ज़रूर है कि कोई न कोई ऐसी शक्तियाँ यहाँ काम कर रही है जो इस प्रकार के लोगों से जुड़ी हुई है। सर, खासतौर पे पंजाब की हमेशा से डिमांड रही है कि पंजाब को एक स्पेशल स्टेटस दिया जाए, जैसे कुछ पहाड़ी राज्य को दिया है, जम्मू को मिला है, हिमाचल को मिला है। पंजाब के बॉर्डर एरिया को अगर कोई स्पेशल स्टेटस मिले तो शायद वहाँ पे इंडस्ट्री ग्रो अप कर सकती है। देखो, क्या है कि सबसे बड़ा जो मुझे यहाँ कारण लग रहा है, जब तक स्टेबिलिटी नहीं होती, जहाँ अमन चैन और शांति नहीं होती, ये जो पिछले 2 साल, 2.5 साल, 3 साल से जो किसान आंदोलन जिस रूप में खड़ा हुआ,
और उसके कारण से जिस तरह से रोड ब्लॉकेज हो रही है या और कोई कारण, तो हर इंडस्ट्रियलिस्ट इससे डरने लगा है कि वो किस तरह से अपना यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। हम लोगों ने पसंद करते हैं यहाँ पंजाब को। अगर यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सामान्य हो जाए तो मैं सोचता हूँ सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर कहीं आने की कैपेसिटी, कारण क्या, जब मैं विद्यार्थी था तब हम पढ़ते थे कि अगर देश में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री और सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम कहाँ है तो चंडीगढ़ और पंजाब की थी। पंजाब एक औद्योगिक नगरी के रूप में पंजाब को देखा जाता था। सारे कपड़े मिले और जितनी भी ऊनी कपड़े हैं बाकी सब हैं वो देश में यहाँ से जाया करते थे। तो लेकिन जब से ये जो एक तरह से डिस्टर्बेंस शुरू हुआ है तब से अब इन्वेस्टर का आने में थोड़ा भय लगने लगा, तो ज़्यादा इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही है। इंडस्ट्री ग्रो तभी करेगी जब लॉ एंड ऑर्डर और सामान्य स्थिति होगी ताकि इन्वेस्टर को डर नहीं लगे। पंजाब की हमेशा ना केंद्र से थोड़ी नाराज़गी चलती रहती है। बोलते हैं कि केंद्र वाले फंड नहीं दे रहे हमको, हमारा बहुत सा पैसा है, जैसे NHM का पैसा था, चाहे RDF का पैसा था, वो वापस नहीं आ रहा है। तो कभी उस चीज़ को लेकर सर आपकी बात हुई? ऐसा कई स्टेटों ने महसूस किया, हमने राजस्थान में भी महसूस किया। कारण क्या था, पहले क्या होता था, केंद्र का पैसा सीधा फटाफट आ जाता था, तो सरकारें क्या करती, केंद्र के पैसे को पहले खर्च कर देती, अपना हिस्सा मिलाती, नहीं मिलाती तो ही चलता। अब केंद्र ने थोड़ा सा टाइट जरूर किया है कि पहले यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आप दोगे तो अगली किस्त जारी होगी। जब तक आपका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, मान लो मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, जब तक आप उस पर अपना शेयर नहीं लगाओगे तब तक वहाँ से पैसे जारी नहीं होंगे। तो ये अंतर तो नहीं है कि ये पंजाब को देना है और इसको नहीं देना है, पर जो इस बारे में अपना काम को और UC यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जल्दी भेजते हैं उनको सबको मिलता है। कुछ केंद्र की ऐसी योजना है जिनमें से हम ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं, तो उस लेने के लिए भी जो तैयारी हमारी चाहिए वो हमको ही करनी पड़ेगी। तो मैं सोचता हूँ कि ये तो नहीं हो सकता कि यहाँ सरकार कोई विपक्ष की है इस कारण से इसको ये स्कीम का पैसा मिले, ये स्कीम का नहीं मिले। अब आयुष्मान योजना का पैसा सारे देश में मिलता है, कुछ राज्य लेते हैं, कुछ राज्य लेना नहीं चाहते हैं। अब उन्होंने 70 साल से ऊपर के सारे लोग, चाहे कोई सी किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति का हो, उद्योगपति हो, गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी हो, 60% आयुष्मान योजना में कवर है, तो 5 लाख में। लेकिन कुछ जगह लोग इसका लाभ लेना नहीं चाहते हैं, बंगाल जिसमें से ये भी हैं। तो ऐसी कुछ योजनाएं हैं। मेरे हिसाब से ऐसा अंतर करने के आधार पर नहीं हुआ है। और मुझे जो जब ध्यान में आया कि भाई हमारी कोई काम रुका हुआ है, तो हमने केंद्र सरकार से मिलकर के, उनके मंत्रियों से मिलकर के भी अपनी डिमांड को उन तक पहुंचाया है, और वो इसमें सहयोग करते हैं, ऐसा नहीं है। अब ये खेलो इंडिया का इतना पैसा पड़ा रहता है, अब वो लाने के लिए आपको स्कीम तो बनानी पड़ेगी। अब 6 लेन आपको क्लियर करना है तो ज़मीन को आपको उपलब्ध करानी पड़ेगी। अगर उसमें डिले होता है तो आपकी जो एक्विजिशन की कार्रवाई आपको करनी है। रेल लाइन कोई भी डालनी है तो ज़मीन तो एक्वायर करके आपको देनी पड़ेगी। कोई भी डेवलपमेंट आएगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट आएगा तो ज़मीन के बारे में तो राज्य सरकार को पूरा सहयोग करना पड़ेगा। सर आपने बॉर्डर एरिया का दौरा किया, बॉर्डर एरिया की आपकी प्रॉब्लम क्या क्या नज़र आई, वहाँ की स्कूल को लेकर, या वहाँ की इंडस्ट्री को लेकर, या और कोई प्रॉब्लम आपको जो नज़र आई हो? देखो, मेरे से पहले के जो गवर्नर थे पुरोहित जी, उन्होंने एक अच्छी व्यवस्था शुरू की थी, है ना। बॉर्डर के जितने भी गांव थे उसमें सब में विलेज कमेटियां बनाई थी, और विलेज कमेटियों को उन्होंने एक्टिव किया था, जिसके कारण से वो बॉर्डर की सुरक्षा में भी वहाँ की BSF को, आर्मी को, बाकी लोगों को भी मदद करे, प्रशासन को भी मदद करे। तो उनका मैंने उनकी जब मीटिंगें ली थी, एक एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक मीटिंग ली थी, तो उसमें कई विलेज कमेटी के प्रतिनिधि, उसमें महिलाएं पुरुष सभी आए थे। तो कुछ समस्याएं उन्होंने वहाँ कही। एक तो ये जो ड्रोन आते हैं, पहले बड़े ड्रोन आते थे, उन ड्रोन को तो हमारी जो है आर्मी और BSF ने गिरा दिए, तो उससे उनको बहुत बड़ा लॉस होता था। अब उन्होंने छोटे ड्रोन भेजने शुरू किया, तो इसके लिए भी एंटी ड्रोन की व्यवस्था तो की है गवर्नमेंट ने, लेकिन पहले हमारे पास केवल 12 ही एंटी ड्रोन जो है वो थी, तो उससे हम अपन काम कर रहे थे। तो मैं गृहमंत्री से मिला था, तो उन्होंने कहा हमने 26 आपको और की है, तो उसके कारण से हम ड्रोन को गिराने में भी हमारी अगर कोई मदद करता है तो विलेज कमेटी के लोग करते हैं, वही हमको हर तरह की सूचना देते हैं। तो एक तरह से जो सूचना तंत्र मजबूत हुआ है उसमें उनका बहुत बड़ा सहयोग है। लेकिन उसके कारण से आज भी, है ना, हथियार भी गिराए जाते हैं, आज भी ड्रग्स जो है उसकी लेन देन, है ना, यहाँ आती रहती है।
कुछ पकड़ते हैं, कुछ रह जाती है। तो कोई न कोई गैंग भी यहाँ काम करती है। छोटे मोटे आदमी या छोटा मोटा किसान इस धंधे को नहीं कर सकता, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। कोई न कोई बड़े डॉन को जो ऑपरेट हो रहा है वो कोई न कोई एजेंसी काम कर रही है। तो मैंने आर्मी को सबकी मीटिंग में जब मैंने कहा यार ये केवल छोटे छोटे जो कैरियर का काम करते हैं इधर से इधर पहुंचाने में 10-20 हज़ार रुपये महीने के, इनको पकड़ करके इतिश्री मत करो यार। उस सोर्स तक पहुंचोगी जिस सोर्स के कारण से ये लोगों को रोजी रोटी देने के नाम पर इनको एंगेज कर रखा है। सर आपने बात की कि कुछ लोग इसके पीछे काम करें, खासतौर पे पंजाब में जितने भी केस है ज़्यादातर उसमें आईएसआई या खालिस्तान एलिमेंट का हाथ नज़र आता है। आपके पास कोई ऐसी रिपोर्ट आई है? देखो सामान्यतः नहीं, मैं जो वहाँ आर्मी से बीएसएफ के हमारे लोकल प्रशासन से जब मीटिंग की थी तो उसमें उनका ये कहना है कि आखिर यह रिसीव करने वाला कोई है तो सही है, कोई ड्रोन हवा में गिरा के तो नहीं जाएगा आदमी, या कहीं चाहे जैसे डंप तो नहीं करेगा क्योंकि इतनी कॉस्टली होती है। इसका मतलब यहाँ कोई को उसको रिसीव करता है, सही पॉइंट पर आकर गिरती है, तो इसका मतलब कोई न कोई है। लेकिन इसमें सामान्यतः केवल उस किसान को जिसके खेत में गिरी है उसको अपराधी बनाने से काम नहीं चलेगा, उसको पकड़ करके सोर्स तक पहुंचने का काम करना पड़ेगा, जिसमें उसको भी आपका एक सहयोगी बना करके अगर उपयोग करोगे तो ज़्यादा सफलता मिल जाएगी। सर खासतौर पे जब आपने बात की बॉर्डर के ऊपर किसान बैठे थे, उसका भी नुकसान पंजाब को हुआ, इंडस्ट्री ने, एक बार फिर वही किसान है जो बॉर्डर पर बैठे हैं। पंजाब हरियाणा का बॉर्डर फरवरी महीने से बंद चला आ रहा है, पूरा साल हो चुका है, 10 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है। मैं हमेशा इस राय का हूँ कि हर समस्या का समाधान होगा, वो आपको टेबल पर ही बैठना पड़ेगा। ये जो रास्ते हैं ना, ये तो अंतिम हथियार है। जब बिल्कुल ही लगता है कि अब कोई रास्ता ही नहीं बचता है तब इस रास्ते पर आना चाहिए, लेकिन प्रारंभ से ही इस रास्ते को इख्तियार करने से न तो उनके हित में रहेगा न पंजाब के हित में रहेगा। मैंने कई आंदोलनकारी जो किसान नेता हैं उनसे भी बात हुई, जो भी आंदोलन तो नहीं करे पर वर्षों से किसान नेता के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं, उनसे भी वार्तालाप की। और मैंने उनसे भी कहा कि मैंने कहा आप इस बारे में कोशिश करो कि एक टेबल पर आकर बैठने का प्रयास करो, आप कुछ नाम छांटो, मैं कोशिश करूँगा प्रधानमंत्री से भी बात करके, गृह मंत्री से भी बात करके। अभी जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा यार ये सड़क पर बैठ कर के दबाव में लेकर के बातचीत के आधार पर अगर चलेंगे तो फिर ये कभी प्रशासन और डिसिप्लिन नहीं होगा। सामान्य स्थिति में अगर बात करेंगे तो एक बार नहीं, हम 10 बार करने को तैयार हैं। इनकी वाजिब बात को समझने को तैयार हैं कि भाई इनको कहाँ तकलीफ हो रही है, हम कहाँ कर सकते हैं। वैसे ही किसान नेताओं से भी जब बात करता हूँ तो वो भी इस बात को तो मानते हैं कि समस्या का समाधान टेबल पे ही होगा, एक बार में नहीं होगा, 10 बार में होगा। तो विषय तो सब समझते हैं, लेकिन पता नहीं यहाँ क्या विशेषता है कि कुछ संघ आंदोलन करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में। तो मैं सोचता हूँ एक राय होकर के अगर यहाँ के किसान नेता बैठ कर के विचार करें तो मैं भी उनके साथ मिल कर के केंद्र सरकार के साथ बातचीत में जो रास्ते बन सकते हैं, अगर शिवराज सिंह जी चौहान से बात करनी तो उनसे करेंगे, प्रधानमंत्री से करनी तो भी करेंगे, गृह मंत्री से करना तो करेंगे। एक बार में नहीं होगा, 10 बार बैठेंगे, कोई चिंता नहीं। लेकिन किसान की अगर जो वाजिब समस्या है उसका भी हल होना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि बिना किसान के देश की प्रगति कभी संभव है ही नहीं। क्योंकि पंजाब के बड़े किसान लीडर हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, उन्होंने अमर अनशन रखा हुआ है, काफ़ी दिन उनको हो चुके हैं, 1 महीने से ज़्यादा समय जा चुका है। भाई सरकार भी प्रयत्न कर रही है, उन्होंने उसको सेक्रेटरी को भी भेजा, यहाँ से डीजी भी गया है, हाईकोर्ट ने भी अपने आदेश दिए हैं, बाकी सब लोग भी इसमें हैं। किसी तरह से उनका अनशन जो है ना वो तोड़वाया जाए ताकि उनकी लाइफ को बचाया जाए। उस व्यक्ति को बचाना हमारे लिए भी आवश्यक है कि जितने वर्षों तक किसानों के लिए खपा है, लेकिन कोई न कोई बैठेगा तो आपस में बातचीत का रास्ता ही बैठेगा, जिसके लिए प्रयत्न मैं भी कर रहा हूँ। मैंने केंद्र से भी बात की, शिवराज सिंह जी से भी बात की है, यहाँ किसान नेताओं के साथ भी मैं मिला हूँ, उनसे भी मैंने बात की है। तो कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक दोनों अपने अपनी जिद पर ही हैं। ये बिना मार्च किए अपनी बात को पूरी नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि दबाव के अंदर हम कहीं बैठेंगे तो हम उचित निर्णय पे नहीं पहुंच पाएंगे। सर पंजाब की जो भावनाएं हैं वो चंडीगढ़ से बहुत जुड़ी हुई हैं, और चंडीगढ़ क्योंकि पंजाब के गाँवों को उजाड़ कर बसाया गया था,
तो पिछले दिनों में एक मुद्दा बहुत गरमाया कि हरियाणा को एक अलग से विधानसभा के लिए ज़मीन दी जा रही है, उसका अभी तक स्टेटस क्या है? क्योंकि पंजाब वाले कह रहे हैं कि चंडीगढ़ के अंदर नहीं ज़मीन देनी चाहिए। मैंने भी केवल सुना ही सुना है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अभी तक कोई फाइल पर इस तरह की कोई चीज़ नहीं आई कि उनको कोई ज़मीन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। विषय ज़रूर चला था पहले कभी कि उनको जो है वहाँ ज़मीन मांग रहे हैं, उसके एवज में वो ज़मीन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी न तो चर्चा है न कहीं फाइल पर किसी को कोई जगह देने की बात हुई है। विषय ज़रूर चलता है कि उनको अपनी राजधानी बनाने के लिए कोई जगह की आवश्यकता है, वो चाहते हैं कि हम उसको दी जाए, लेकिन मैं सोचता हूँ कोई प्रस्ताव के रूप में कोई क्लियर कट आया हो, ऐसा अभी तक फाइल पर तो नहीं है। पंजाब की जब बात करते हैं तो पंजाब में एक चीज़ पहले बहुत रहती थी कि पंजाब फाइलें पास करके भेज देता है विधानसभा से, लेकिन गवर्नर साहब के पास पड़ी रहती हैं। तो आपके पास पेंडेंसी कितनी है वो जरूर बताइए। मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास कोई फाइल पेंडिंग नहीं है। जितने भी मेरे पास आए थे मैंने सारे फाइल क्लियर किए। जिसके बारे में मेरी राय नहीं बनती है तो मैंने उनको बुलाया, उनके चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, मैंने अपनी भावना मुख्यमंत्री जी के साथ भी बात की और बात करके मैंने बैठ करके उसका रास्ता दिया। तो उन्होंने मुझे समझाया तो मैं मान गया, या मैंने उनको समझाया तो उन्होंने भी उस बात को स्वीकार की। तो मेरी ऐसे मान्यता है कि अगर बातचीत से रास्ता निकल सकता है तो पहले उसको खूब ट्राई करना चाहिए, ताकि नियमों के अनुसार काम हो, नियमों को तोड़ करके नहीं हो। नियम में रहते हुए विकास के सब रास्ते चले तो चलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और कई बार ऐसे कानून बना करके भेजते हैं जिसमें केंद्र की सरकार के कानून और इन कानूनों में अगर अंतर आ जाता है तो हम आगे भेज करके पूछते हैं कि भाई इसके बारे में क्या करना है। और हमारा जो होम डिपार्टमेंट है वो चंडीगढ़ का एक तरह से सारा का सारा अधिकार तो उनके पास है, तो हम ऐसे कुछ मामले अटक जाते हैं तो उनके पास भेजते हैं। जैसे सर पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें तो अभी पंजाब के कॉलेज और चंडीगढ़ के कॉलेज उनके साथ एफिलेटेड हैं, लेकिन पिछले दिनों हरियाणा ने कहा कि हमारे कॉलेज भी उनसे जोड़े जाएं, पंजाब ने इनकार कर दिया। उसको क्या लगता है कि हरियाणा के कॉलेज जोड़ने चाहिए? मैंने इस समस्या को उनके वाइस चांसलर के साथ भी बाकी लोगों के साथ भी बैठ के समझने का प्रयास। कभी एक बार कोई कार्यक्रम था जिस कार्यक्रम में बंसीलाल जी को भी बुलाया था और यहाँ भी थे, तो बंसीलाल जी क्या नीचे बैठे थे, उनको मंच पर शेयर नहीं किया था, तो उसके कारण से उनके मन में थोड़ी सी नाराज़गी हुई और बीच कार्यक्रम में से उठ के चले गए और उन्होंने जा कर के अपने सारे एफिलिएटेड कॉलेज को उन्होंने बाहर कर दिया। तब से लेकर के समस्या है, दोनों की है, कि पंजाब की यूनिवर्सिटी को ग्रो होने में वो एक नहीं होने से उनको आर्थिक दृष्टि से नुकसान हो रहा है, जिनको एफिलिएटेड किया उनको बहुत दूर की यूनिवर्सिटी के साथ जाना पड़ा, वो भी खुश नहीं है। तो मैंने दोनों मुख्यमंत्रियों को बुलाने के लिए 2-3 तारीखें ली, कभी कभी उन्होंने तारीखें दी भी सही दोनों ने, लेकिन अभी तक दोनों को साथ बिठाकर जो मेरी इच्छा थी कि एक बार चाय पे बैठ को बात करो, कोई हल निकलता है तो निकालने का प्रयास करो, तो पर वो अभी आमने सामने बैठना नहीं हुआ है। पर मैं प्रयास कर रहा हूँ कि समस्या को कारण क्या है कि पंजाब जो एक आज़ादी के पहले की यूनिवर्सिटी है और बड़ी प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है, लेकिन पिछले कुछ सालों से आर्थिक संकट में है। वो जितना पैसा उनको राज्य से मिलना चाहिए उसमें भी समय पे नहीं मिलता। केंद्र ने 6वां-7वां वेतन आयोग भी लागू कर दिया, उसके आधार पे पेमेंट हो गया, लेकिन उसका जो पैसा मिलना वो नहीं मिला। तो मैं मिला भी हूँ, मैंने जो है वहाँ फाइनेंस मिनिस्टर के साथ भी चर्चा की। हमारे यहाँ की जो बिजली कंपनियों को जो हम दे रहे हैं उसके शेयर में भी हमारा जो 217 करोड़ रुपया बिजली का एक तरह से हमको पहले से एडवांस जो हमारा कर्जे के रूप में उसको हमको चुकाना है, तब जा कर के हमारा इनके साथ जो MOU हुआ है वो ठीक प्रकार से धरती पर ला सकेंगे। तो प्रयत्न तो मैंने किए हैं। मैं गया हूँ, बीच में 2 दिन रुका हूँ। मैं अब हर महीने कोशिश कर रहा हूँ कि 2 दिन दिल्ली रुक करके पंजाब सरकार और चंडीगढ़ सरकार के जो कुछ भी ऐसी समस्याएं हैं, जो उनके मंत्रियों से बात करके अगर ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ के मंत्री को भी, यहाँ के सेक्रेटरी को भी साथ ले जा कर के दोनों को बिठा कर समस्या हल करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सो बातचीत कर रहे थे पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया जी से कि किस तरीके से पंजाब के अंदर ड्रग को ख़त्म करना है और पंजाब के अंदर इंडस्ट्री ग्रो अप करनी है और विज़न पंजाब कैसा रहने वाला है। जुड़े रहिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ।